ब्लडी संडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूतों की कुछ और सच्ची कहानियाँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम तरुण उपाध्याय है। मैं जो बात आज आप सभी को बता रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरे बेटे के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तब मेरा बेटा 12 साल का था और उसी दौरान एक दिन एक बूढ़ी औरत मेरे घर भीख मांगने आई। उस वक्त घर पर सिर्फ मेरा बेटा ही था। जब उस बूढ़ी भिखारन ने दरवाजे से आवाज लगाई तो मेरे बेटे ने दरवाजा खोला। उस औरत ने मेरे बेटे को बहुत ही अजीब तरह से देखते हुए कहा, तेरे ऊपर टोटका हुआ है, तू नहीं बचेगा। इतना कहकर पागलों की तरह हंसते हुए वो बुढ़िया वहां से चले गई। मेरा बेटा बहुत डर गया। रात में जब मैं अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तब खाना खाते हुए मेरे बेटे ने हमें ये सारी बात बताई। उस वक्त तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके 3 दिन बाद ठीक अमावस की रात से मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कई बार खून की उल्टियां हुई। हम बहुत परेशान हो गए और रात में ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सुबह तक जब डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने निराशा भरे लहजे में कहा कि आपके बेटे की बचने की उम्मीद कम है, बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है, आप सब दुआ कीजिए। डॉक्टर से ये बातें सुनना ही था कि हम दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। तभी मेरी पत्नी ने मुझे मेरे बेटे की बताई वो बात याद दिलाई। तब कहीं ना कहीं मुझे भी यकीन होने लगा कि शायद किसी ने मेरे बेटे के ऊपर काला जादू किया है। मेरा एक दोस्त किसी ओझा को जानता था। मैंने अपने दोस्त को फोन करके उसे सारी बात बताई तो वो हॉस्पिटल भी आ गया। और फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं हॉस्पिटल में रुको, हम दोनों कुछ देर बाद आते हैं। फिर अपने दोस्त के साथ मैं उन्हीं ओझा बाबा से मिलने निकल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे में हम वहां पहुंच गए। उस वक्त ओझा घर के बाहर ही बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि तुझसे जलने वाले तेरे ही किसी रिश्तेदार ने तेरे बेटे पर भयानक काला जादू करवाया है। तेरे बेटे के ऊपर एक प्रेत का साया है। वो प्रेत धीरे धीरे तेरे बेटे का सारा खून पी रहा है। अमावस की रात से ही काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे बेटे के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हो सकता था अमावस्या की काली रात के पहले ही हो सकता था। तू समझ नहीं पाया। होनी ने उस भिखारन के रूप में अमावस्या के ठीक कुछ दिन पहले ही अपना संकेत दे दिया था। ओझा की बात सुनकर मैं रोने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे किसी तरह मेरे बेटे की जान बचाने की विनती करने लगा। मगर इतने में ही मेरे फोन पर मेरी पत्नी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया कि अब अपना बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं गहरे सदमे में चला गया और ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। मगर जब मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया तो अपनी आंखों के सामने मेरे बेटे की लाश देखकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, ये घटना बताते हुए भी मेरी आंखों में आंसू हैं, मगर मैं बस इतना चाहता हूं और इसीलिए अपने बेटे के साथ हुए इस वाक्य को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और ऐसी लापरवाही करके समय पर अपने बच्चों की बात न मानकर वो दुख झेले जिससे कई सालों से मैं उभर नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे बेटे के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप सक्या है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना मेरे साथ करीब 8 साल पहले घटी थी। वैसे तो इसके बारे में मेरी फैमिली और मेरे सिवा कोई नहीं जानता,
मगर मैं चाहता हूं कि ब्लडी संडे चैनल के माध्यम से मेरी ये घटना आप लोगों तक पहुंचे। तो आज से 8 साल पहले, तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मुझे उस कॉलेज में गए कुछ दिन ही हुए थे और धीरे धीरे वहां पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मगर उनमें से जो मेरा सबसे खास और अच्छा दोस्त था, उसका नाम वर्धन था। कॉलेज के पास में ही एक बहुत ही पुराना घर था। एक दिन मैं और वर्धन कॉलेज के बाहर घूम रहे थे। तभी बातों बातों में मैंने उससे उस घर के बारे में पूछ लिया, तो उसने झिझकते हुए कहा कि उसके बारे में बात मत कर, चल कॉलेज चलते हैं। मगर मैं भी फिर जिद पर अड़ गया और आखिर में मेरे दोस्त ने बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो घर कई सालों से बंद है, वहां कोई ना तो जाता है और ना ही कोई जाने की हिम्मत करता है। एक बार कॉलेज का एक लड़का मस्ती में वहां चला गया था। अगले दिन उसकी लाश के टुकड़े उस घर के बाहर कोने कोने में पड़े मिले। तब से कॉलेज के किसी भी आदमी का उस घर में जाना खास तौर पर प्रतिबंधित है। इसीलिए तू भी उस घर की छोड़ और चल कॉलेज चलकर बातें करते हैं। दोस्तों, उस वक्त तो मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज वापस चला गया, मगर उसे क्या पता था कि जितना मैं उस घर के बारे में जान रहा था, उतना ही मेरा मन वहां जाने का कर रहा था। और फिर मौका पाकर एक रात मैं उस घर के पास पहुंच गया। उस घर के पास में कॉलेज होने की वजह से दिन में तो वहां चहल पहल रहती है, मगर उस वक्त आधी रात को वो पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। ऊपर से चारों तरफ अंधेरा था, तो कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वैसे मेरे पास अपनी टॉर्च थी, लेकिन अगर मैं टॉर्च ऑन करता तो कॉलेज के चौकीदार को मेरे वहां होने का शक हो जाता। इसीलिए मैं अंधेरे में ही उस घर की दीवार फांदकर उसके अंदर चला गया। दरअसल उस घर के चारों तरफ से दीवार का घेराव था। खैर, अंदर पहुंचकर मैंने टॉर्च ऑन की और जब मैंने उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मुझे उस घर के भीतर से किसी के भागने दौड़ने की आवाज सुनाई दी। इसी बीच दरवाजा भी खुल गया और मैं किसी की नज़र से बचने के लिए जल्दी से उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर काफ़ी अंधेरा था। हर तरफ मकड़ियों के जाले और कुछ चमगादड़ दीवालों पर चिपके हुए थे। खैर, मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और जब टॉर्च मैंने ऊपर छत की तरफ मारी तो वो भयानक दृश्य देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला जिन्न घर की छत पर छिपकली की तरह रेंग रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वो मेरी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी छाने लगी। मैं डर से चीखने लगा और भागने को हुआ। तभी वो नीचे उतर मेरे सामने आ गया और उसने सीधा मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से रोने लगा और वहां आने के लिए उससे माफी मांगने लगा, पर वो जिन्न था। उसमें ना तो कोई भाव थे और वो ना ही मुझे छोड़ने वाला था। वो जिन्न मुझे घसीटकर घर की ऊपरी छत पर ले गया, जहां ले जाकर उसने मुझे छत पर पटक दिया। दर्द से मेरी मरणतौल चीख निकल पड़ी, तो वहीं वो जिन्न मुझे उठा उठाकर पटकने लगा। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी चीख पुकार सुनकर कॉलेज का चौकीदार चौकन्ना हो गया। वो भागकर उस घर के बाहर तक आ गया और वहीं से चीख चीख कर मुझे छत से नीचे कूद जाने के लिए कहने लगा। अब तक मैं अधमरा हो गया था। वो जिन्न मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। तभी हिम्मत जुटाकर मैं उठकर खड़ा हुआ और तुरंत छत से नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं कॉलेज परिसर में था। कॉलेज के सभी टीचर और मेरे दोस्त के साथ वो चौकीदार भी मेरे पास मौजूद था। फिर तभी होश संभालते ही मेरे पूरे शरीर से भी कहीं ज्यादा दर्द मेरे दाएं हाथ पर होने लगा। तब मुझे पता चला कि मेरे दाएं हाथ की हड्डी छत से नीचे गिरने की वजह से टूट गई है। मुझे बहुत ही भयानक दर्द महसूस हो रहा था। मैं बस मन ही मन खुद को और उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने उस घर में जाने के बारे में सोचा था।
फिर 1 महीने के लिए मैं घर चला आया। इसके बाद मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी की, मगर उस घर के आसपास भटकने के बारे में भी आज तक नहीं सोचा। दोस्तों, आज भी जब उस रात के बारे में मुझे कुछ भी याद आता है तो मैं सहम जाता हूँ और मन में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों गया था मैं वहाँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी अपनी आप बीती, जिसे आज मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये आपका फैसला है। वैसे ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम नितेश पांडे है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरी एक कजन सिस्टर के साथ कुछ साल पहले हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात मेरी सिस्टर रोज की तरह अपनी ऑफिस से घर वापस आ रही थी। तो आते हुए रास्ते में उसे उसकी एक दोस्त मिल गई। उसका नाम मधु था। वो लड़की मेरी सिस्टर की कॉलेज के टाइम से दोस्त थी, मगर कॉलेज छूटने के कई साल बाद आज मेरी सिस्टर उससे मिली थी। वो लड़की पैदल जा रही थी। जब मेरी सिस्टर उससे मिली तो वो बहुत खुश हो गई, मगर उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मेरी सिस्टर से कहा कि कुछ दूर आगे मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। मेरी सिस्टर ने उसे पीछे अपनी स्कूटी पर बिठा लिया और आगे बढ़ गई। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उस लड़की ने कहा कि बस मेरा घर यहीं पर है। मेरी सिस्टर ने उसे उसके घर के पास ड्रॉप किया तो वो लड़की सीधा अपने घर की तरफ जाने लगी। मेरी सिस्टर को लगा कि शायद वो वापस मुड़कर उसे बाय बोलेगी, लेकिन नहीं, उसने वैसा नहीं किया और सीधा अपने घर चली गई। उसका ऐसा बिहेवियर मेरी सिस्टर को बहुत अजीब लगा। फिर वो भी वहां से घर चली आई। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह करीब 7:30 बजे मेरी बहन उसी रास्ते से अपने ऑफिस जा रही थी। तो जाते हुए जब वो अपनी उसी फ्रेंड के घर के पास पहुंची तो उसने सोचा कि एक बार उससे जाकर पूछती हूँ कि उस रात वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रही थी। शायद उसे या फिर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। यही सोचकर मेरी बहन ने उसके घर के पास अपनी स्कूटी खड़ी की और उसके घर पहुंची। दरवाजे पर उसने आवाज दी तो उस लड़की की मां बाहर दरवाजे पर आई। मेरी सिस्टर ने उन्हें बताया कि वो मधु की दोस्त है, तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। घर के अंदर पहुंचकर मेरी सिस्टर ने इधर उधर नजरें घुमाई, मगर उसे मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने मधु की मां से पूछा कि मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर मधु की मां रोने लगी और उन्होंने बताया कि बेटा, मधु की तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है। और इतना कहकर उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। तो मेरी सिस्टर ने देखा कि दीवार पर मधु की तस्वीर टंगी थी, जिस पर माला डला हुआ था। वो देखकर मेरी सिस्टर को अपनी आंखों पर और खास तौर पर मधु की मां के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मधु की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी तो फिर जिसे कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने इस घर के बाहर ड्रॉप किया था वो कौन थी। तभी मधु की मां ने बताया कि 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हाईवे पर ही मधु की मौत हो गई थी। उनकी बातें सुनकर मेरी सिस्टर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बिना कुछ बोले वहां से ऑफिस की बजाय सीधा घर चली आई। उसने ये बात घर पर सबको बताई तो उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी हमारे दादाजी ने कहा कि जिसे तुमने उस रात ड्रॉप किया था, जरूर वो उस लड़की की आत्मा थी जो आज भी उस रास्ते पर भटक रही होगी। शुक्र है कि वो तुम्हारी दोस्त थी, शायद इसीलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें भी दादाजी की बात सही लगी, लेकिन मेरी सिस्टर काफी डरी हुई थी। रात तक उसे बुखार भी हो गया, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। मगर अब वो ऑफिस उस रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से जाती है
और आज भी उस रात की बातें करने पर वो सहम जाती है। मेरी कजन सिस्टर के साथ घटी यह घटना बिल्कुल सच है। यह घटना विक्रम नाम के शख्स के साथ घटी है। उन्होंने मुझे अपने साथ घटी इस घटना के बारे में ईमेल के माध्यम से बताया है। तो आगे की घटना मैं आपको विक्रम जी के नजरिए से सुनाता हूं। मेरा नाम विक्रम है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। देर रात मैं अपने दोस्त की शादी से वापस घर लौट रहा था। उस रात मेरे बेहद ही करीबी दोस्त की शादी थी, इसीलिए रास्ता खराब होने के बावजूद मुझे उसकी शादी में जाना पड़ा था। वहां से लौटते हुए मैंने रास्ते में अपने लिए 2 मीठे पान लगवा लिए थे। उस वक्त तो मेरा पेट भरा हुआ था, तो मीठे पान मैंने अपनी शर्ट की जेब में रख लिए थे। सब कुछ सही था, बस परेशानी थी उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते की, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। खैर, अभी मैं सड़क के एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा था, तभी अचानक मेरे बाइक की चैन फंस गई और जोर की कड़कड़ाहट भरी आवाज के साथ बाइक वहीं पर बंद पड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि न जाने किसका चेहरा देखकर उठा था। बाइक से नीचे उतरकर मैं उसे चेक करने लगा, मगर काफी मशक्कत के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तभी पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी, साहब, मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा, मगर बदले में मुझे अपने दोनों मीठे पान दे देना। वो सुनकर मैं हैरानी से पीछे की तरफ पलटा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसने चेहरे पर अंगोछा बांध रखा था, मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसके बोलने का तरीका तो ठीक था, मगर उसकी आवाज बहुत ही भारी थी। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 2 मीठे पान हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, वो सब छोड़ो साहब, रात काफी हो चुकी है। यहां दूर दूर तक आपको दूसरा कोई इंसान नहीं मिलेगा। अगर सौदा मंजूर हो तो मैं आपकी बाइक ठीक कर दूंगा। उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब थी और पता नहीं क्यों उस आदमी को देख के मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था कि भाग जा, मगर मैंने दबी आवाज में उसे हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते ही उस आदमी ने मेरी बाइक पर जोर की लात मार दी तो बाइक उलटकर नीचे गिर गई। वो देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या पागल आदमी है। मैंने गुस्से से उससे कहा, ऐसे बाइक ठीक करते हैं? मेरी बात पर उसने जवाब दिया, शांत रहो साहब, यहाँ की हवा को तेज आवाज पसंद नहीं है। आपकी बाइक ठीक हो चुकी है, मुझे दोनों मीठे पान दे दो और सौदा पूरा करो। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि ऐसे ये नहीं जाएगा, तो मैंने जेब से एक मीठा पान निकालकर उसे दे दिया और वापस आकर अपनी बाइक उठाने लगा। बाइक उठाकर जब मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं जल्दी से बाइक में चढ़ा और वहां से आगे निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे बाइक थोड़ी भारी महसूस हुई। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब, सौदा पूरा नहीं हुआ, एक मीठा पान अभी भी तुम्हारे पास है। सौदे में गद्दारी करके तुमने अच्छा नहीं किया। यहां की हवाओं को गद्दारी अच्छी नहीं लगती। इतना सुनना ही था कि मैंने सकपकाकर पीछे देखा तो वो आदमी मेरे पीछे बैठा था और जब मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी तो शीशे में मुझे उस आदमी का भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से फिर आवाज आई, सौदा पूरा करो साहब, वरना मारे जाओगे। इतना सुनना था कि मेरे पसीने छूट गए। कपकपाते हाथों से मैंने उसे मीठा पान दिया। पान लेते ही वो भयानक रूह हवा में धुआं बनकर गायब हो गई और मैं चक्कर खाकर बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। रास्ते पर घिसटने से मुझे बहुत ही गहरी चोटें आई। मैं दर्द से करा उठा। फिर किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैंने बाइक उठाई और उसे वापस स्टार्ट किया,
किस्मत से वो स्टार्ट हो गई और भगवान का नाम लेकर मैंने आगे का सफ़र तय किया। उसके बाद मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई उस रास्ते से कहीं जाने की। दोस्तों, आज भी जब उस रात के बारे में मुझे कुछ भी याद आता है तो मैं सहम जाता हूँ। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम उत्कर्ष है। आज मैं आपको अपने और अपने भाई के साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं और मेरा भाई हमारे अंकल के घर टीवी पर मैच देखने गए थे। मैच देखकर हमें बहुत मज़ा आया और जब इंडिया जीता तो उस वक्त हमारी खुशी देखने लायक थी। मगर मैच खत्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी। अंकल के घर से हमारा घर 5 मिनट की दूरी पर था। रात के 10 बज चुके थे। हम दोनों भाई अंकल के घर से बाहर निकले और सीधा हमारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि अंकल के घर से हमारे घर के बीच में कोई घर नहीं था, बस बीच में एक अस्पताल था जो कि किसी कारणवश बंद हो चुका था। हम दोनों उस अस्पताल के पास से ही गुजर रहे थे, तभी ना जाने मेरे भाई ने क्या देखा कि वो जोर से चीख पड़ा। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वो सच में काफी डरा हुआ था। फिर तभी उसने मुझे अस्पताल की तरफ देखने का इशारा किया। तो जब मैंने अस्पताल की तरफ देखा तो पहले तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब मेरी नज़र अस्पताल की छत पर पड़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि अस्पताल की छत से नीचे पैर लटकाकर कई सारे आदमी और औरतें बैठी थी। उन सब के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे। वो सब अजीब तरह से हंस रहे थे और हमें अपने पास बुला रहे थे। हम दोनों काफी डर गए और जल्दी से वहां से भागे। फिर बाद में पता चला कि कई साल पहले अस्पताल में अचानक आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई थी। तब से वो अस्पताल भी बंद हो चुका है। साथ ही उन मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। ये मेरे और मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी सच्ची डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। फिर मिलता हूँ कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।